8 में कितना आया, 22,000 आ गया, और फिर 10 में कितना आ गया, 20,000 आ गया। तो आप देखते हो किसमें सबसे ज्यादा, किसमें है, 2008 पे मैक्सिमम है, तो सी आंसर सही होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सबने सी बोले हैं, वेरी गुड। आप देखो कितनी इजी क्वेश्चन है, सबके 2 मार्क्स है, और कितनी आसान से ये हो जाता है। खाली खाली आप सिंपल पहले ऐड करना, कुछ नहीं करना है। हमने 1 कर लिया, 2 कीजिए। हेमी जी, भावना जी, जयश्री जी, शालिनी जी, प्रेरणा जी, सबको सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, किसी को अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो बता दें, क्योंकि मैं हिंदी में तो ऐसे बता ही रहा हूँ, फिर भी अगर दिक्कत है तो बता दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी एंड टीवीज फ्रॉम 2006 से 2008? तो कितने हैं, 1000, 864, 867, 1015 और 400। क्या करनी है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी और टीवी किसमें, 2006 से लेकर 2008 के अंदर के आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। निकालिए एवरेज, कितना आएगा, मैं एक निकाल देता हूँ। अगर हम एलसीडी के लिए निकालूंगा तो एलसीडी कितनी है, 7000। अब देखो 2006 से लेकर 2008 में कितनी है, 7000 है, 9400 है, और 9000 है। तो इसका अगर हम एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा आपका, 7000 प्लस 9400 प्लस 9000, ये तीनों ही है। अब इनको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, किससे, 3 से करेंगे, क्योंकि 3 आइटम है। इसका ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा, इसका आ जाएगा, ऐड करने पे 25,400 बाई 3, डिवाइड करें कितना आएगा, 868466.6। ऐसे आप दोनों का निकालो, दूसरे का भी, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ये आप इस किसका लिखना है हमारा, ये हमारा हमने निकाला किसके लिए, हमने एलसीडी का निकाला। अब ऐसे टीवी का निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर दो। सेकंड का बी, सेकंड का बी, सबको नहीं निकाले, मैंने इसका निकाल दिया एलसीडी का। अगर आप टीवी निकालना चाहोगे तो टीवी का कितना हो जाएगा, फॉर टीवी, टीवी का प्राइस देखो कितना है, 6000 है ना, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 6000 टीवी के लिए है, 2006 में 6000 है, 2007 में ऐसे, तो कितना हो गया, 6000, 9000 और 13000। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे, सेकंड का भी, बाकी लोग देखिए। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000, दिख नहीं रहा है, कलर तो चेंज कर दीजिए, 6000 प्लस 9000 प्लस 13000, इसको हम डिवाइड कर देंगे बाई 3 से। इसका किसका आ जाएगा, ये हमारा टीवी के लिए आ जाएगा। फिजिकल पे कितना आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो 9300, मतलब इसके लिए अगर टीवी के लिए निकाल ले तो 9300 33 अब इन जगह माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, लगभग आपने 2 कर दिया, अप्रोक्सीमेटली आएगा, डेसिमल को छोड़ के 867। ऐसा कोई जिनको समझ में ना आया हो ये पार्ट, सबको क्लियर हो गया? हमने क्या किया, हमने टीवीज के हमने एवरेज निकाल लिया 3 साल का,
और हमने एलसीडी का 3 साल का एवरेज निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया। Okay. अब मैं आप करो थर्ड वाला करो। आपका सिलेबस करीब एंड की तरफ है। हम ऐसे 2 यूनिट कराने वाले थे, लेकिन मैंने 3 करा दिया, मैंने डीआई भी करा दिया। थोड़ी सी बची हुई है, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। और आप लोग देख लो यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7, ये आपका फर्स्ट पेपर का था जो हमने कवर किया। अगर आप लोगों को कोई उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं इसको जो डाउट है उसको रिपीट कर दूंगा या समझा दूंगा, नहीं तो फिर मैं जल्दी क्लास एंड कर दूंगा। क्वेश्चन 3 करें। एक मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर दूंगा, सिलेबस लेके कि जो जो हमने किया, और आप लोग खुद भी देख लो एक बार और देख के बता देना मुझे मैसेज में, ग्रुप पे बता देना ऐसे में। तो हम उसको जो आपको डाउट रहेगा उसको मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा, उसको कर दूंगा। थर्ड का बी बता रहे हैं आप? बिल्कुल थर्ड का बी सही है। तो थर्ड का बी बताने वाले में से कोई एक बताएं, क्या मैं बता रहा हूँ। भावना जी आप बताएं थर्ड का बी कौन सा कैसे सही होगा? मैं बताऊं सर? नहीं नहीं, भावना जी नहीं है, ओके ठीक है। और कौन आया जो थर्ड का बी बता रहे थे? शालिनी जी आप बताएं कि थर्ड का बी कैसे हुआ? सर 2010 में पूछ रहा है कि एलसीडी का जो 12,000 है, तो उसका प्रोडक्शन है वो टीवी का हाफ प्रोडक्शन किस ईयर में है? तो 2006 में 6,000 है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो 2006 का आंसर सही है, ठीक है। और आपका फिर फोर्थ करें। बहुत ही आसान है, आप लोग खाली इसमें खाली ऐड करना डिवाइड करना यही है, इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और जबकि सर हर क्वेश्चन का आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे आपको, हर चाहे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करो चाहे इजी क्वेश्चन करो। इसलिए मैं आपको सारा क्वेश्चन मैंने इसको निकाल ढूंढ कर एक साथ किया है और आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कर सकते हैं आराम से। अगर किसी को डाउट हो मैसेज करें, मैं और अच्छे से इसको इजी करके समझा दूंगा। आप लोग ना क्वेश्चन नंबर के बाद ऑप्शन लिखो, मुझे पता नहीं चलता कि आप किसके लिए बोल रहे हो। जैसे ये अगर चौथा क्वेश्चन है तो आप लोग बोलो 4A या 4B या 4C, तो मुझे समझ आ जाएगा। क्या आप लोगों ने 4 का आंसर दिया बी में? हाँ 4B, ठीक है। शालिनी जी आप 4 का बी कैसे बताएं, एक बार समझाएं। सर रेशियो पूछ रहा है एलसीडी का, तो 2008 एंड 10 में है, तो 8 में 9,000 है और 10 में हमारा 12,000 है। बहुत अच्छे, वेरी तो गुड, वेरी गुड। करेंगे तो 3:4 आएगा। ऐसा तो कोई नहीं जिनको नहीं आया हो, सबको क्लियर हो गया ना? जिसको नहीं, अगर अभी किसी को नहीं आया होगा मैसेज करें, मैं समझा दूंगा दोबारा, ताकि आपको आ जाए। हम ये चाहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, पूरा करके आए। और ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो सिर्फ खाली डिवाइड ही करनी है, बेहद आसान है। तो चौथे का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। पांचवें का करें। पांचवें के लिए आप क्वेश्चन पढ़ लो, मैं इसका आपका मैं ऑप्शन निकालता हूँ करके। ये है पांचवें का ऑप्शन। सबने सही बोला, कोई भी गलत नहीं बोला है। तो मुझे कितना विश्वास है कि आप लोग कितना अच्छे से कर लोगे। आप लोग बिल्कुल ही मत ये सोचो 2 महीने बहुत होते हैं, और 2 महीने में आप पूरा
अच्छे से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ये एग्जाम के जितना वैल्यू है ना, उसमें क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो। खाली नाम वगैरह के लिए आपको खाली उपनिषद वगैरह जो नाम वगैरह होती है उसमें खाली आपको कुछ याद करनी होती है कि जो उसके कुछ चीजें पूछी जाती है। बाकी जो सेक्शन बहुत आसान पूछे जाते हैं, जबकि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबको आता है। अगर आपको एग्जाम छोड़ करके वही पेपर आपको घर में दे दी जाए ना करने के लिए, तो आप देखो आधे से ज्यादा तो सही अपने आप कर लोगे, और आधे से ज्यादा में निकल जाती है, 60% से निकल जाती है। फाइव का बिल्कुल, आपने दोनों का रेशियो निकाल लिया 2006 और 2007 का, 6000 बाई 9000 आ गया, तो 2/3 आ गया उसका आंसर, मतलब 2:3 आ गया। ऐसा कोई है जिसको 5 का से इसी में कोई दिक्कत हो या समझ ना आया हो तो बता दे। सबको आ गया? डॉक्टर विश्वनाथ जी का भी अच्छा, ठीक है। आप लोग को तो इतने अच्छा आता है, मैं आपसे क्या पूछूं। चलिए 5 6 से लेके 8 तक बताएं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक के लिए आपका डायरेक्शन है, और बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा मेजरमेंट ऑफ सम वेरिएबल एक्स were made at the interval of the 1 minute from 10 बजे से लेके 10:20 के अंदर। द डेटा thus obtained as follows। x क्या है, 60 62 65 64 ऐसा ऐसा दिया है पूरा। The value of x which is exceeded by 10%, the value of x which is exceeded 10% of the time in the duration of measurement is। x का वैल्यू बताइए अब किसी। राजेश जी आप समझाए 6 का दिया तो कैसे पाया आपने। मैं बताता हूँ। हाँ बताएं। सर इसमें एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो आप ऑप्शन कौन सा दे रहे हो? आप ऑप्शन कौन सा, एबीसीडी में कौन सा दे रहे हो आप? डी 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 बता रहे हो, ओके। लेकिन डी ऑप्शन सही नहीं है, जो बता निकाले हो यहाँ पर उसको रॉन्ग निकाला है। डी सही नहीं है। आप राजेश जी डी बताए थे, आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि बी सही आंसर है और आपने सही आंसर निकाले हैं। एक्सप्लेन करें कैसे किया आपने। आप लोग कुछ समझने के बाद आंसर करें ताकि मुझे। राजेश जी कहाँ गए, नहीं है क्या? आप देखो क्या बोला, 10% बोला है। टोटल कितनी है आपका? measurement of some variable x were made at the interval of 1 minute from 10 a.m. to 10:20 a.m. The data thus obtained as follows: x is equal to 60, 62, 65, 64, 63, 61, 66,
etc. The value of x which is exceeded 10% of the time in the duration of this measurement, ये कितने होंगे 10% of time? टोटल देखो 20 वेरिएबल्स है ना, काउंट करो कितना 20 है, तो 20 का 10% कितने होंगे, 2 होंगे। तो पहला दोनों क्या है आपका 70 से शुरू हो रहा है, तो 70 और 7 अगर इसको वो करोगे x इज इक्वल टू, अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको तो पहले सेट करो, तो स्टार्टिंग कहाँ से आएगा 70 से आएगा, फिर क्या आएगा आपका सबसे इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अवरोही क्रम जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे उसके बाद हम छोटा लिखेंगे। तो फिर क्या आएगा हमारे पास 70 के बाद क्या है आपका 69 भी है, 69 69 है। 69 भी ठीक है है। 70 के बाद। तो फिर क्या आएगा आपका 68 आएगा। तो 20 डेटा है, 20 का 10% 2 हो जाएगा, तो 2 से अगर माइनस करेंगे तो कितना 68 आएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। टोटल डेटा 20 समझ में है। नहीं आ रहा सर क्या बोला है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, एक्स का वैल्यूज कितने कितने वैल्यूज है इसकी, काउंट करो। तो इसमें ऐसा कब बोला है सर कि पूरी वैल्यू काउंट करना है उनको? 20 वैल्यूज है ना, 60, 62, 65, 66, 64 सबको ऐड करेंगे, सब काउंट करेंगे तो 20 वैल्यूज आएगी। तो क्या बोला इसमें, मेजरमेंट ऑफ सम वेरिएबल एक्स were made at the interval of 1 minute, इतना thus the data obtained as follows: the value of x which is exceeded 10% of the time in the duration of measurement। x क्या आपका नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ डेटा कितनी है 20 है, 20 का 10% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे 70, फिर क्या लिखेंगे उसके नीचे 69, फिर क्या है हमारा 68, ऐसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे सर आपका पेन कहाँ कहाँ चल रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो 68 क्यों आएगा सर फिर? अच्छा मैं इसको उस पे करता हूँ, क्या कहते हैं, सर फेयर शीट पे समझा दो। ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या दिया है आपको, एक्स इज इक्वल टू गिवन है, एक्स इज इक्वल टू इसका अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे 70, 69, 68, 67, फिर 66, 66, ये डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे बड़े को पहले लिया हमने, सबसे बड़ा क्या है हमारा 70 है, उससे छोटा क्या है हमारा 69 है, उससे छोटा क्या है 68 है। इस 66 कितने बार आई, 66 यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, इधर आया है, तो 66 बार बार आया है, तो हमने इसको 66 का हमने उतने बार लिखा जितने बार वो यहाँ पे डेटा में रिपीट हुआ है। तो 66, 66 और 66 3 बार आया ना, फिर क्या था 65 पे 3 बार आया है, 65, 65, 65 3 बार आया है, फिर 64 4 बार आया है, 64, 64, 64, 64, फिर क्या आया 63 2 बार आया है, 63, 63, फिर क्या है 62, 62, 61 और 60। ये पूरा डेटा हमारे पास था जिसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सेट किया। देखिए 63 यहाँ पे आई है, 63 इधर भी आई है, और ऐसे हमारा ये बार बार रिपीटेशन हुआ है। तो अब देखो कितने काउंट हुए, काउंट करो 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करो सारा 20 है। अब 20 का 10% कितने हो जाएंगे, 20 का 10% 2, तो पहला क्या 70 है, 70 से आप 2 को शिफ्ट करो कितना आएगा 68 आएगा। तो डेटा एक्सीडेड 10% इज इक्वल टू 68, डेटा
exceeded 10% of the time, कितना हो जाएंगे 70 - 2 = 68। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी सही होगा। सर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर किस में लगाना है ये कैसे पता चलेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तभी तो आप इसको सेट कर पाओगे ना, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितने कैसे डेटा को हमें सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है किसी भी जगह पे। जैसे हम मीडियन भी निकालते हैं, मिनी मीडियन मोड में भी आपने पढ़ा था आपने कि सबसे जब मीडियन निकालते हो क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा सेट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी कर रहा है डेटा। ओके सर। ये सब तो हो जाएंगे आपके। सेम तरह से अगर 7th वाला निकालेंगे तो द वैल्यू ऑफ एक्स which exceed by 90% of the time in the duration, उसमें क्या हो जाएगा आपका 90% कितना हो जाएगा आपका 18 वेरिएबल पे जाएगा। तो डेटा कितना हो जाएगा हमारा 18 वेरिएबल पे जाएगा तो $61। यहाँ पे है ना 61 18 वेरिएबल पे। 18 मतलब क्या 90% ऑफ, देखो टोटल कितनी है आपका 20 डेटा है, तो 90% ऑफ 20 कितना हो जाएगा हमारा 90 × 20/100, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 नंबर डेटा कौन सी है, अगर मतलब जो हमारे पास 20 डेटा है ना, तो 18 कौन सी है हमारा 18 के इसमें 61 पे आएगा। रिपीटिशन पूरा सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर। क्वेश्चन ये बताया था इसमें कि कोई वेरिएबल है जैसे x मान लीजिए, इसके लिए कुछ डेटा आपको दिया गया है, जैसे आपको बताया गया इसमें कि मेजरमेंट ऑफ सम वेरिएबल x, ये वेरिएबल हार्टबीट का हो सकता है या किसी और चीज का हो सकता है। वेरिएबल x वेर मेड एन इंटरवल ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के इंटरवल में उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये वेरिएबल मान लीजिए कि किसी पेशेंट का हार्टबीट है कि 1-1 मिनट बाद उसका कैसे कैसे चेंज हो रही है, तो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, या कुछ और चीज का रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इनके इस डेटा में ये बताइए कि अगर 10% अगर आगे होता है तो क्या आएगा रिजल्ट है। तो टोटल 20 आपका टोटल अगर 20 डेटा है, तो 20 में हम इसका असेंडिंग ऑर्डर में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने चेंज किया हमने, तो 10% को अगर शिफ्ट कर देंगे आगे तो 2 डेटा शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने 90% कम शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा 18 डेटा शिफ्ट हो जाएगा। तो 18 डेटा शिफ्ट होने के बाद क्या डेटा आएगा, या 10% शिफ्ट होता है मतलब अगर 2 डेटा के बाद क्या डेटा आएगा, ये पूछा गया था। तो 68 आएगा 70 के बाद, अगर इसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं 70 फिर आपका 69 फिर 68 आएगा, ये पूछा गया था। यहां से आप करो, लाइन ग्राफ तो हमने किया नहीं था ना, आप लाइन ग्राफ कर लीजिए थोड़ा सा 13 से कीजिए। सॉरी 14 से कीजिए, 13 to 14। From question 14 to 16 study the following graph and answer the following question। ये तो होगा था ना, हम फर्स्ट ये कर लिया था हमसे। इसको करो आप 24 से 26 के लिए करो, ठीक वाला शायद हम पहले कर लिया था। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ 2 ग्राफ दिखाया जा रहा है, जो ब्लैक से देख रहे हो आप ये आपका हॉस्पिटल एक्स के लिए बताया जा रहा है, और जो आप व्हाइट देख रहे हो ये दिखा रहा है हॉस्पिटल वाई के लिए। ऐसे आपको एक कोडिंग मतलब आपका सिंबल दी जाएगी कि क्या सिंबल का क्या मीनिंग है। अब यहाँ पे दिखाया गया कि ईयर के दिखाया गया है कि 2001 2002 2003 2004 क्या क्या आपका डेटा है, और नंबर ऑफ पेशेंट कितने रजिस्टर हुए हैं इसको दिखाया जा रहा है इसमें, इस आपका वाई एक्सिस पे। मतलब 2000 4000 6000 8000 10000 और 12000 का स्लैब बनाया गया। अगर ये जो स्लैब है यहाँ पे जो मैंने लाल बनाया है, इसका मतलब क्या हुआ
2001 में जो वाई हॉस्पिटल है उसमें कितने पेशेंट आए थे? 6000 पेशेंट आए थे। और जो एक्स हॉस्पिटल है कितने आए थे इसमें? इसमें 8000 पेशेंट आए थे आपका 2001 में। ये इसका ये मतलब है, ये इन ग्राफ का ये मतलब है। इसके बेसिस पे आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 24, इन व्हिच ईयर द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इज रजिस्टर्ड इन द हॉस्पिटल एक्स एंड हॉस्पिटल वाई वाज द मैक्सिमम। मैक्सिमम किस ईयर में था बताया इसको, इस ग्राफ के स्टडीज से। ट्वेंटी फोर का सी, लीजिए 24 का सी, बहुत अच्छे। आप खाली ऐड कर दिए तो आपने देखा कि 24 का सी आंसर सही है, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। ऐसा तो कोई नहीं है जिनको समझ में ना आया हो। वेरी गुड, 25 करें। फर्स्ट मत करिए, आप इसको नंबर से करिए, 24 25 ऐसे। फर्स्ट का तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मतलब आइडेंटिफाई करना। 24 का सी और 25 का बताइए कौन कौन सी होगी। The what 25 है, what is the patient maximum dispersion in the registration of the patient into hospital in a year? कितना है आंसर आपका 25 का? 25 का ए। ऐसा कोई जिनको 25 नंबर क्वेश्चन समझ ना आया हो? सबको क्लियर है 25 में? इसे बोला है कि अंतर कितनी है, मतलब सबसे आपका जो सबसे ज्यादा जो आपका डिस्पर्शन है किस साल में है। आप देखो 2005 में, देखो क्या देखते हो आप, 2005 में हॉस्पिटल वाई के पास कितने पेशेंट थे? 4000 था, क्योंकि ये आपका 4000 में आपका क्लोज होती है। और उसी समय वाई के पास कितने थे? आपका 12000 था। तो इन दोनों का माइनस करके कितना आएगा? हॉस्पिटल वाई के पास खाली 4000 पेशेंट थे और एक्स के पास कितना था? आपका 12000 पेशेंट था। तो डिस्पर्शन कितने हुए, कितने आपका अंतर आ गए दोनों में? 8000 का अंतर आ गया। दूसरे किसी ईयर में चेक करो आप, 2002 में चेक करो, हॉस्पिटल वाई के पास कितने पेशेंट थे? 4000। और हॉस्पिटल एक्स के पास कितने थे आपका 2002 में? 10000 थे। दोनों माइनस करो, 10000 माइनस 4000 कितना हो गया? 6000। तो ये मैक्सिमम नहीं हुआ, मतलब मैक्सिमम आपका डिस्पर्शन नहीं हुआ। इनका अंतर सबसे ज्यादा किस साल में था? अगर आप 2006 में 6 में देखोगे तो हॉस्पिटल एक्स के पास कितने पेशेंट थे? 2000। और वाई के पास कितने थे आपका? 4000। तो इनका अंतर कितना आ गया? 2000। तो ये भी मैक्सिमम नहीं हुआ, इसलिए 2005 सही आंसर है। किसी को डाउट है? सबको समझ आ गया? आप बड़े क्वेश्चन करो तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, इसको करोगे तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। इसलिए आप करें 26 के लिए यही आपका डेटा है। इन व्हिच ईयर there was a maximum decrease in registration of patient in hospital X? 26 का आंसर बताएं। 26 का डी। विश्वनाथ जी आप डी क्यों बताएं? आप इसको सबको एक्सप्लेन करें। डिक्रीज फ्रॉम 12,000 शायद, 12 to 2000, that is the maximum decrease. सबको क्लियर है? ऐसा कोई है जो अगर विश्वनाथ जी के लास्ट बात से अगर सहमत ना हो तो बताएं,
सबको ठीक लग रहा है? जी सर, सबसे कम सर 2006 में ही है, डिक्रीज हुआ है। आंसर डी सही है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया, वेरी गुड। 2006 में आपका 26 का डिक्रीज हो गया, वेरी गुड। अब 27 में कीजिए। रेणु जी बिल्कुल सही आपने आंसर दिया था, और किसने दिया था? रेणु जी, शालिनी जी, विभा जी, सबने सही आंसर दिया। आंसर आप लोग सही देते हो मैक्सिमम जगह पे। 27 करें। अभी तक हमने जितना कवर किया, लगभग रफली बता रहा हूँ, 100 में से आपने करीब 30-35 नंबर का जो आपका जो फर्स्ट पेपर आएगा वो हमने कवर कर लिया। इतने जो हमने अभी तक जितने क्लासेस किए हैं उसके जो इसमें बेसिस पे जितने क्वेश्चन आएंगे, तो फर्स्ट पेपर के जो आपका 100 मार्क्स के पेपर आएंगे उसमें करीब करीब आपका 30-35 तक का हमने कवर किया है। ट्वेंटी सेवन का करें, कितना आंसर आया आपका? 27 का सी, 27 का विभाजित सी। ओके, सब लोग कोशिश करो, मैं ये नहीं बोलता आप सही करो, क्योंकि सही कर अगर पूरा करोगे तो फिर हमारे क्लास की क्या जरूरत है। गलत भी करोगे तो पता चलेगा ना कि आप गलत कर रहे हो, तो मुझे जो गलती आप ज्यादा करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं सब चीजों को कोशिश करूंगा करने के लिए। मैसेज में कंजूसी मत करो, आराम से करो। ऐसा अपने यहाँ पे कोई किसी का इज्जत बेइज्जत की कोई बात नहीं है। सब गलत करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपकी गलती से बहुत लोग उसको सीखेंगे। ये जो रिकॉर्डेड क्लास होती है, रिकॉर्डेड में भी लोग सीखते हैं क्योंकि वो मैसेज नहीं कर पाते, क्योंकि रिकॉर्ड में देखते हैं। मैक्सिमम बहुत ज्यादा संख्या में लोग रिकॉर्ड में देखते हैं, क्योंकि इस टाइम में लोगों को डिनर का टाइम होता है, तो यहाँ पे लोग कम रह पाते हैं। 27 का सी, 27 का सी, वेरी गुड। 27 का सी, 27 का सी कैसे आया है इसको हमें समझाएंगे विभा मैम, विभा जी को समझाएंगे, विभा नागपाल जी। हाँ जी सर। सर इसमें रेगुलर पैटर्न पूछा है, तो फर्स्ट ए और बी में रेगुलर है, ऊपर और नीचे बराबर जा रहा है सेम वेरिएंट में, और थर्ड में एक सिंगल नीचे है, ऊपर मतलब रेगुलर पैटर्न नहीं है, सेम रिपीट नहीं हो रहा, दोनों में रिपीट हो रहा है पैटर्न। आपका साइंस बैकग्राउंड था? हाँ जी सर। तो आप ये सॉटूथ वेव और आपका साइन वेव से उसको आपने आइडेंटिफाई किया, मतलब आपको आइडिया लगा साइन वेव कॉस वेव से? साइन वेव और कॉस वेव सर नहीं, आइडेंटिफाई? मैथ्स तो 10 तक ही पढ़ा है सर, मैंने तो यही देखा कि पैटर्न रेगुलर जा रहा है। ठीक है, ये वो भी ठीक है। Which of the following graph does not represent the regular period behavior of the FT? तो रेगुलर इसलिए नहीं दिखा रहा है आपका, ये आपका इसमें अगर आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, कभी रेगुलर ही हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। और इसके भी अगर आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन ये आपका जो है नहीं है, क्योंकि आपका ब्लॉक हो गया, तो ये आपका इरेगुलर है। ये रिपीटेशन करेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका ऐसे इसी नेचर का, वो रिपीट करता जाएगा आगे। तो जो रिपीट करता जाता है वो रेगुलर नहीं होता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो पहला फिगर देख रहे हो, ये कुछ हद तक यही आपका ग्राफ होता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी की जो करंट होती है वो साइन फंक्शन से चलती है, वो ऐसे चलती है। ये कुछ हद तक शॉर्ट वेव के लिए है, लेकिन वो वेव में आपको जानना नहीं है। और ये आपका रेगुलर नहीं है, जो आपका 27 का क्वेश्चन है। ये ब्रेक हो जाता है एक टाइम के बाद, मतलब रिपीटेशन नहीं होता अपना, इसलिए आंसर क्या होगा, ये सी होगा। विश्वनाथ जी आप बताएं आंसर सी क्यों बताया आपने? सर ये नहीं पूछा है ना, which does not represent the regular। हाँ, जो रेगुलर नहीं है, कौन सा रेगुलर नहीं है, सी को आपने क्यों हाँ, तो ये रेगुलर नहीं है ना, थर्ड वाला। मतलब कैसे पता चले कि रेगुलर नहीं है? रेगुलर इंटरवल के बाद में, हाँ, रिपीट होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, यही प्रॉब्लम है ना सर। ये आपने आंसर दिया सी दिया ना, मैं उससे पूछा कि आपको कैसे पता कि सी होगा कि नहीं होगा, मतलब रेगुलर है कि नहीं है।
ये तो रेगुलर है सर, ये पैटर्न ये वाला जो है ए वाला और बी वाला ये रिपीट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं वो समझ गया कि रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये रिपीट हो तो रही है और ये रिपीट नहीं हो रही है, कैसे पता? सी का जो रिपीट हो रही है नहीं जो होगा वो कैसे पता? फंक्शन ऑफ टी इज, इसमें अगर हम टी की जगह पे कुछ डालेंगे तो ये +3 माइनस ये +3 और +1 उसके बीच में शायद +2 समझो तो ये, हाँ, और ये जो है 0 समझेंगे तो ये +1 एंड -1, ठीक तो इसमें रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जो है ये, हाँ ठीक है, जो रिपीट होगा ना उसका एक एम्पलीट्यूड होता है, ये ऐसे जाती है। मतलब एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ, ऊपर से कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा डिफाइन होता है। आप देखो यहाँ पे डैश लाइन है, दिखा रहा है कि ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा, ये डिफाइन कर रहा है। ये एम्पलीट्यूड से वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें भी देखो एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, ये डैश लाइन दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है कि नीचे को एम्पलीट्यूड कितना होगा, ऊपर का कितना होगा। जो ग्राफ रिपीट होगा उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, जिसका हम आप पढ़े हुए हिंदी मीडियम वाले आयाम कहते हैं, इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं, आयाम कहते हैं, ऐसे इस तरह की वेव जाती है। इसका एम्पलीट्यूड जो होती है फिक्स होती है, तो वो रिपीटेशन जब जहाँ पे होती है तो एम्पलीट्यूड बदलता नहीं है। वो अगर आपका एक वेव के लिए, रेगुलर वेव के लिए एम्पलीट्यूड सेम रहता है, लेकिन इसमें कोई भी एम्पलीट्यूड को शो नहीं किया गया है डैश लाइन से। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये है कि नहीं है, पहली बात ये होती है। और जो रिपीटेड वेव होती है इसमें मतलब एक बड़ी बात ये होती है कि एम्पलीट्यूड का फंक्शन होती है, और दूसरा होता है कि रिपीटेड में क्या होती है कि देखो वेव को रिपीट ऑलरेडी कर दिया गया है। ये आपका रिपीट एक वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, थर्ड हो गया, तो रिपीट अभी दिखा रहा है। तो यहाँ भी आपका यहाँ पे कंप्लीट वेव इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट वेव हो गया, फिर यहाँ से लेके कंप्लीट वेव हो गया, ये रिपीट दिखा रहा है। इसमें भी देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव हो गया, रिपीट दिखा रहा है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो दूसरा वेव हो गया, ये भी आपका रिपीट दिखा रहा है, रिपीट कर रहा है अपनी जगह को। लेकिन ये जगह क्या हुआ, अगर आप देखोगे खाली एक ही जगह पे आके रुका, ये दोबारा नहीं बना। ये क्या हुआ, जो बी वाला पार्ट है दोबारा बना, यहाँ तक गया, यहाँ तक चला गया, एक बार बना, फिर यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से दो बार बना, फिर यहाँ से आया यहाँ पे तो 3 बार बना, ये फिर इससे रिपीट किया। पहला जो पार्ट है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव पूरा हुआ, फिर उसको उसी रास्ते को रिपीट किया। जबकि ये जो है एक ही को पूरा किया, फिर उसने रिपीट नहीं किया, अपने मतलब रास्ते को दोबारा रिपीट नहीं किया, इसलिए सी सही है। बहुत सारे लॉजिक्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉन मैथ्स हो, नॉन साइंस हो तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी आप इसका कर सकते हो कि नेचर को उसने बार बार रिपीट नहीं किया। आप क्वेश्चन नंबर आ जाओ, इसमें आ गया आप 18 से 19। ये आपका आना ही आना है, लाइन और जो ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन पक्का आना है। तो 18 से 19 करो। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो आपका सिंबल दिखाया जा रहा है ये 2006 के लिए है, और जो सर्कल दिखाया गया और जो बॉक्स दिखाया गया या रेक्टेंगल कह लो उसको, 7 के लिए है, 2007 के लिए है। और प्रॉफिट ग्रोथ रेट दिखा रहा है 0, 20, 40, 60, 80, 100, और कोई फॉर्म्स अलग अलग है, A B C D। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर फॉर्म है, कि आपका दूसरे कोई आपका इंटरनेट का फॉर्म है, आपका कोई सेक्शन है, सबका कितने कितने ग्रोथ है दिखा रहा है। जैसे कोरोना में बताया ना कि सब कुछ आपको नीचे गया, लेकिन एग्रीकल्चर क्या हुआ, काफी ऊपर गया। तो ऐसे A B C D E का है। अब आप आंसर बताएं, नंबर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 से आप बता रहे हो, 18, 19 के लिए क्या आंसर हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा। 18 का बी, जी 18 का बी, नॉट प्रोबेबली। विश्वराज जी, प्रोबेबली वाला काम आप जरूर वहां पे करिएगा एग्जाम में, वहां पे तुक्का भी मार सकते हो। यहाँ पे नॉट प्रोबेबली। बिपिन जी आप बताएं कि आपने क्यों आपने, अच्छा आपने डी बता रहे हो। हाँ एक आंसर बता कि प्रोबेबली पे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो आप एक बताओ। एग्जाम में भले आप तुक्का मार देना।
अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। विपिन जी आप बताएं बी क्यों किया आपने? विपिन जी आप माइक खोले बताएं। हाँ सर 2006 का सी का है 80 और ई का है 80 में 80 दोनों तो 80 ही है सी और ई का फॉर्म। ओके ठीक है। ऐसा कोई है जो असहमत हो तो बताएं। सब सहमत है? आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, थैंक यू सो मच। नाइनटीन बताएं। Which is the form get maximum profit growth rate in 2007? 7 का है मैक्सिमम ग्रोथ रेट बी डी एफ विपिन जी माइक ऑफ करिए आपका। नाइनटीन का आंसर क्या आया आप लोगों का? 19 का ए। विपिन जी आपने सॉरी बोला, क्या आपने एक का जगह अलावा कुछ और बोलना चाहते हो? नहीं 19 सर मेरा माइक ऑन था इसलिए। अच्छा ठीक है। विभा जी ए बता रहे हो, ठीक है। रेणु जी भी ए बताए और ए बिल्कुल सही है, खाली आईडी करना इसमें देखना था खाली इसमें। तो 2007 में किया आपका बीडीएफ के लिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने काफी अच्छा किया, बहुत अच्छे कर ही लोगे सारा। तो आप लोगों ने खुद को देखा, मैं तो फिर देख ही रहा हूँ आप लोगों को इतने अच्छे से इतने दिन से। आप लोगों ने भी देखा जी, जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देखा आपने, आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया और आप लोगों ने सॉल्व किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अननोन क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर पाते हो, इतना आपको कैपेबिलिटी है आपके अंदर। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ो या गलत करो, पूरे कर सकते हो। या आपके खुद का आत्मविश्वास अब एकदम आप उसको फिक्स कर लो, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। 14 से आप 16 किया था हमने, पहले हमने कर लिया था इसको। चलो आज हम थोड़ा सा बॉक्स सीरीज कर लेते हैं, हमारा फेवरेट। इसे करें 19 वाला। आप इसमें रो या कॉलम में मतलब आप देख सकते हो, जब भी आप इसका लॉजिक लगाओगे, रो में लगाओगे या फिर आप इसमें कॉलम में लगाओगे। इसमें मान लीजिए आपका C1 है या C2 है या C3 है, मान लीजिए। सर ये तो हो गया है ना, हो गए हैं? ठीक है। शायद ए नंबर है उसका 9। ये सर कल हुआ इसका लॉजिक नहीं निकला था, लास्ट में छोड़ दिया था कि नेक्स्ट डे बताएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ, इसको निकालते हैं। आप इसमें देखते हो कि कॉलम लेंगे C1 C2 C3 लेंगे इसमें। तो हम इसमें हमें कोई रूल्स नहीं होते, हमें खाली फाइंड करने होते हैं कि देखो इसमें अगर हम C2 देखेंगे तो नीचे 378 है और 9 है, 6 है। मल्टीप्लिकेशन आपको इसे करने के लिए मल्टीप्लाई वगैरह काफी आपका स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप फटफट इसको निकाल सको। तो आप क्या देखते हो, अगर आप 378 आपका नीचे है C2 के लिए और ऊपर क्या आपका 7 6 और 9 है, तो अगर आप 9 और 6 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 54। अगर इसको आप डिवाइड करते 54 से, कितना आया? 7 आया? चेक करो। तो अगर इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 315 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 35 हो जाएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। और इसको चेक करो, पहले वाले में 120
डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा 6। ये गलत छपा है, यहाँ 6 होगा। तो आपने क्या पाया आपने कि जो कॉलम के जो पहला जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करके अगर आप कॉलम के लास्ट नंबर को डिवाइड कर देते हो तो कॉलम का जो थर्ड नंबर है वो मिल जाती है। क्लियर हो सबको? सर इसमें सिंपल तीनों को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्थ नंबर आ जाता है। तीनों को अगर मल्टीप्लाई करके देख लो तो भी आ सकता है, दो भी इससे लगा लो। नहीं आ रहा सर मल्टीप्लाई करने से। नहीं आ रहा है। 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 120 होगा, ऐसे 6 इंटू 9 इंटू 7 378 होगा। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट था, 8 था, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। आप सर इसमें देखिए हाँ बहुत तरह से निकलती है जो यहाँ जो हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे में जो भी आपको क्या आपका हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आप रो से भी निकाल सकते हो, आप कुछ निकल सकता है, कॉलम से भी निकल सकता है, आपको बहुत से तरीके होते हैं। एक मैंने दिखा दिया आपको, ऐसे बहुत से निकलती है। सर इसमें रो का कुछ ये होता है क्या, मतलब अभी ये कॉलम का तो हो गया, रो का कुछ लॉजिक हो सकता है क्या? लॉजिक देखो, लॉजिक से एक तो अगर आपको मैट्रिसेस आता हो, मैट्रिक्स का कंसेप्ट अगर है आपके पास तब तो आप उसको लगा सकते हो। जैसे मैट्रिक्स का ऑपरेशन आप जानते हो, जैसे अगर आपने अगर एटलीस्ट 12th तक अगर मैथ्स किए होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आप करे होगे या C1 प्लस C2 प्लस C3 करे होगे तो उसको कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें नहीं है तो कोई नहीं है, आप कैसे भी लगाओ, जो भी लगाओ। अगर आप कॉलम में लगाते हो तो तीनों कॉलम में होल्ड होना चाहिए, अगर आप रो में लगाते हो तो सारे रो में होल्ड होना चाहिए। बस इतनी याद रखनी है। किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो करोगे सब में लागू होना चाहिए। बस इतनी इसमें है। बाकी जो स्पेसिफिक है, अगर आप में से किसी का अगर ऐसा वो कॉन्सेप्ट अगर है मैट्रिसेस का, डिटरमिनेंट्स का, तो आपको थोड़ा फास्ट हो जाता है, आपको देखते ही पता चल जाता है कि इसमें क्या होना है। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप खाली इतना रखो, चाहे रो में करो चाहे कॉलम में करो, अगर R1 में कोई लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है तो सब में करना होगा, अगर R2 में, R3 में, R4 में सब में करना होगा, अगर कॉलम 1 में कर रहा है तो कॉलम 2 में भी करना होगा, कॉलम 3 में भी करना होगा। बस इतने का लिखा रखें इसमें। हाँ आप लोग करें सर 20। यहाँ पे 8 को क्यों काटे हैं? हाँ 8 को आपने क्यों काटा? यार 6 आएगा ना, देखो ना 120 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो 6 आएगा ना, 8 कहाँ से आएगा? सर मैं बताऊं, हाँ ये 120 भागा 4 करेंगे तो 30 आएगा, फिर 30 भागा 5 करेंगे तो 8 आ जाता है, उसके बाद फिर दूसरे में आएंगे तो 328 भागा 6। 30 भागा 5 8 नहीं आता, 6 आता है। क्या? अच्छा सॉरी, हाँ सर 6 आता है, हाँ 6 होगा, सॉरी। ठीक है आप 20 करें। आप जैसे बता रहे, देखो आपने भी एक लॉजिक निकाला, होल्ड सब में करेगा, लेकिन जो भी निकाले सब में होल्ड करना चाहिए। ट्वेंटी का आंसर क्या दोगे आप लोग को शायद कोई दे भी दिए होंगे शायद। ट्वेंटी का डी। सोनाली जी आप बताएं कि डी कैसे पाया आपने? सर 5 4 20 हो जा रहा है, 20 इंटू 360। सेकेंड वाले में 6 5 जा 30 इंटू 4 120 और 7 4 जा 28 इंटू 5 140। बहुत इजी का लॉजिक था, किसी को डाउट तो नहीं है? मैंने ना क्वेश्चन में बहुत इजी से निकाला है ताकि आप लोग कर पाओ। और इसके बाद अगर मेरे पास कुछ क्लासेस है, मुझे अगर कुछ जितना बचेगा, क्योंकि हम जल्दी से पेंट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस हमारा लगभग खत्म है, तो जितना भी मेरा बचेगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टफ क्वेश्चन आपको दूं ताकि आप उसको अच्छा करो। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरा खाली मकसद था कि आप लोगों को फैमिलियर कराना कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और आप लोग इंटरेस्ट को क्रिएट करना है। इसके बाद मैं अगर तब इसको तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 1 घंटा रोज करो, चाहे एग्जाम हो या एग्जाम के बाद भी। आपका माइंड इतनी शार्प होगी, 100 साल के मन में भी आपको माइंड जो है 20 साल 25 साल के बच्चे की तरह काम करेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है दिमाग की। तभी हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम लो, रेलवे लो, आपका नेट लो, आपका MBA का एग्जाम्स लो, MCA का लो, इंजीनियरिंग का लो, हर जगह, यहाँ तक कभी 9th-10th में भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन लॉजिकल बन के आ रहा है। आप देखो इस बार तो सिलेबस चेंज हुआ CBSE का, ताकि बच्चे का दिमाग का वो वृद्धि बहुत अच्छे से बेहतर हो। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। हम शांति पर की तरफ चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनको प्रणाम, उनको नमस्कार। आप सबको शिवरात्रि, आप सबका दिन मंगलमय। थैंक यू सर।